हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे लग रहा है कि अब शायद आवाज आ गई होगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आवाज रुक गई थी। कैसे हैं सभी लोग? नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। क्या अभी आवाज आपको आ रही है? क्या अभी आपको आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। क्या अभी आ रही है आवाज? एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस यस यस। हेलो हेलो हेलो। नो वॉइस, नो वॉइस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हैं सभी लोग? क्या 12वीं शुरू करने के लिए हम लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट से कि हाँ सर, हम लोग रेडी हैं। आप बताइए क्या करना है। जो हो गया सो हो गया, जो हो चुका है उसको हम छोड़ते हैं। अब आगे आप बताओ कि हमें क्या करना है। हम पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं और वादा करते हैं कि इस साल सर हम किसी तरह की कोई गलती को नहीं दोहराएंगे, क्लासेस को नहीं छोड़ेंगे, बैकलॉग नहीं होने देंगे, कॉन्सेप्ट को टाइम पर सीखेंगे, डीपीपी अटेम्प्ट करेंगे, है ना। अगर तुम लोग तैयार हो बेटा तो मैं वादा करता हूं तुमसे कि एक साल में भी हम काफी अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। एक साल में भी हम लोग उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां हम जेई मेंस और एडवांस को क्लियर कर पाए। समय समय पर आपको 11वीं की चीजें बीच बीच में दी जाती रहेंगी। किस रूप में दी जाएंगी, कैसे दी जाएंगी, आपको क्या करना होगा, इस सारी चीज को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हम बता देंगे। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ देखो, एक वादा जो तुमने मुझसे किया है, ऐसा ही एक वादा तुम्हें खुद से भी करना होगा कि जो भी बातें मैं तुमसे चाहता हूं वो तुम खुद भी पूरा करोगे। आज ये जो सारे प्रोमिसेस हैं कि मैं कभी क्लासेस छोड़ूंगा नहीं, ऐसे में बहुत सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा तुमको, तुम्हें उन्हें एक पेपर पर लिखकर चिपका देना है और रोज उनको देखना है कि मुझे यह 5 काम नहीं करने हैं या यह 5 काम जरूर से करने हैं, है ना। चलिए, तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सारनिक, और इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो आएगा आव्यू। ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिनमें 11th का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। मतलब हमें किसी तरह से अभी 11th को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा चैप्टर आएगा संबंध एवं फलन, जिसमें 11वीं की बहुत सारी चीजें आएंगी। उसके लिए भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस चैप्टर को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे और उस चैप्टर के माध्यम से हम लोग त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरण, लॉगरिदम, मापांक फलन, इन सारी चीजों का, महत्तम पूर्णांक फलन, भिन्नात्मक भाग फलन, वक्रों के मध्य रूपांतरण, वेवी कर्व मेथड, तरंगित वक्र विधि जो होती थी, अंतराल, इन सारी चीजों का रिवीजन कर लेंगे। तो थोड़ा तसल्ली, थोड़ा संयम से शुरू करते हैं आज की ये क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सारनिक। देखो, इस चैप्टर में आज हम कुछ टॉपिक्स की डिस्कशन करेंगे कि सारनिक क्या होती है, फिर एक और छोटी चीज आएगी उपसारनिक और सहखंड, और फिर आएंगे सारनिकों के प्रगुण। कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले, जैसे कि विकास यादव 7839 बोल रहा है मेरी 11th वेस्ट हो गई है, ऐसे बहुत सारे बच्चों की हो सकती है। तो जिनकी 11th वेस्ट हो गई है, 50% है, 20% है, उनको क्या करना है, ये बातें मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं पहली क्लास में बताऊंगा कि आपको आगे का रोड मैप कैसा रखना है, आगे की तैयारी कैसे करनी है। और एक मैंने बीच में सेशन भी लिया था आपका, जिसमें भी मैंने एक मोटा मोटा टाइमलाइन तो बता दिया था कि भैया अप्रैल से लेकर यहाँ तक ये चलेगा, इसके साथ आपको एक एक चैप्टर करना है और ये सारी चीज़ें करनी है ना। आज मैं पहले कुछ समय आपसे यही बातें डिस्कस करने वाला हूं कि इस बैच में हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनना बेटा। आज की ये जो चीजें मैं बताऊंगा ये हमें बहुत आगे तक लेकर जाएंगे अगर हमने सही से इनका पालन किया तो, ठीक है।
तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कुछ जरूरी सवाल जवाब से। कुछ जरूरी सवाल जवाब जो हमारे दिमाग में समय समय पर उमड़ते रहते हैं, गुमड़ते रहते हैं, हमें सताते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। क्या है ये सवाल और उनके जवाब क्या है? सबसे पहली चीज, ये बैच किसके लिए है? लक्ष्य जेई हिंदी 2027 कोर्स, ये कोर्स किसके लिए है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, जिन बच्चों को 12वीं बोर्ड्स देना है, जेई मेंस देना है, जेई एडवांस देना है और उसी के साथ 11th का रिवीजन करना है, उन सभी बच्चों के लिए यह बैच रहने वाला है। अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं पर भी शंका हो कि इनमें से सर एक काम नहीं होगा क्या, बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि सर इससे बोर्ड्स की तैयारी होगी या नहीं होगी, इससे जेई मेंस की तैयारी होगी या नहीं होगी, इस बैच में जेई एडवांस की तैयारी होगी या नहीं होगी, इस बैच में 11th का रिवीजन होगा या नहीं होगा। तो ये चार काम हमेशा से इस बैच में होते हुए आए हैं। अर्जुना एक अलग टाइप का बैच होता है बेटा। अर्जुना बैच आपका फाउंडेशन ईयर होता है। आप पहली बार 10वीं से 11वीं में एक बोर्ड से कंपटीशन के माहौल में आते हो, वहां पर आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हो, बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हो। अब तुम उन सारी चीजों से आगे बढ़ चुके हो, तुम ज्यादा झेलने की क्षमता रखते हो और ज्यादा मेहनत करने का जज्बा भी रखते हो। देखो, हिमांशु ने बोल रहा है कि हिमांशु प्रॉमिस कर रहा है कि वो करेगा। मैं बहुत सारे वादे करवाऊंगा अभी। सबसे पहला, बोर्ड्स की प्रिपरेशन इससे हो जाएगी, इसके बारे में किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे हो जाएगी सर? देखो, बोर्ड्स में कुछ अलग तरह से उत्तर लिखने होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, तो वो उत्तर लिखना कैसे है वो चीज सिखाई जाएगी। जेई मेंस की ऑब्वियसली तैयारी होगी ही। जेई एडवांस्ड, अब जब हमारे पास प्लस बैचेस आ गए हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा मौका है। देखो, बहुत सारी चीजें आप रेगुलर बैच में भी पाएंगे, लेकिन किसी की ऐसी इच्छा है कि नहीं, मुझे तो अलग से और प्रैक्टिस चाहिए, मेरे सवालों का समाधान चाहिए, मैंने जो पीवाईक्यूज कर लिए हैं उनका कोई मुझे अच्छा एक्सप्लेन कर दे, ऐसी चीज चाहिए, तो वो अब आपके पास है ना। और सबसे जरूरी चीज 11th का रिवीजन। तो 11th का रिवीजन कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि पूरा का पूरा चैप्टर अलग से उठा के मैं पढ़ाने बैठ जाऊंगा कि लो बेटा 11th का रिवीजन कर रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। नहीं, द्विघात समीकरण के जो कॉन्सेप्ट हैं वो समय समय पर बीच बीच में हमारे लिए यूजफुल होंगे। 12th में जहां जो टॉपिक यूजफुल होगा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा जब तक 12वीं चल रही है। जैसे ही 12वीं खत्म होगी उसके बाद मंजिल सीरीज के थ्रू, वन शॉट सीरीज के थ्रू, मंजिल 2.0 के थ्रू, जेई एक्सप्रेस के थ्रू, इन सारी चीजों के माध्यम से 11th का पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। लेकिन वो तब होगा 12वीं के साथ। ये मत सोचना कि हम पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको समय मिल रहा है, जो कि नहीं मिलेगा, मैं सच बता रहा हूं ना, समय नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा समय? हमें बोर्ड्स पढ़ना है, हमें मेंस पढ़ना है, 12वीं का फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, संभव ही नहीं है। इतना काम 12वीं का रहेगा कि 11th पूरा पूरा नहीं पढ़ा जा सकता। फिर क्या करें? अरे पूरा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, जो जरूरी चीजें हैं बस वो पढ़ ले, जो जरूरी चीजें हैं बस वो पढ़ लो, ठीक है। तो 12th बोर्ड की तैयारी होगी, किसके लिए है ये बैच? वो बच्चे जो बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे जो एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, और वो बच्चे जो साथ ही में 11th को रिवाइज करना चाहते हैं। रिवाइज, पूरा का पूरा नहीं, रिवीजन करना चाहते हैं, है ना। उन बच्चों के लिए यह बैच रहने वाला है। अब मेरा अगला सवाल है तुम लोगों से, और बिल्कुल बहुत ही जरूरी चीज मैं पूछने वाला हूं, सभी लोग एकदम ध्यान से इसका उत्तर देंगे। और इस पर मैं एक पोल भी क्रिएट करूंगा, इस पर मैं एक पोल भी क्रिएट करूंगा। सबसे पहला तो पोल, जिन लोगों को पता नहीं है, यूट्यूब पर जब क्लास होती है तो पोल के लिए तुम्हें बस कमेंट में यस और नो
वाई और एन ये लिखना होगा यस नो वाले में, और जब सिंगल करेक्ट होगा तो ए बी सी या डी जो भी उत्तर है वो लिखना होगा, है ना। परेशान मत होना कि पोल कहां आया है, धीरे धीरे सारे फीचर्स समझा दिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल कि क्या तुम लोग रेडी हो? क्या आप रेडी हैं? क्या तुम रेडी हो कि हां सर हम तैयार हैं? आप फटाफट से आगे बढ़ो। यस, पहले इस बात का जवाब दे दो मुझे, फिर उसके बाद में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाला हूं जो आगे की जिंदगी को तय करेगा हमारी। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ज्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ जरूरी चीजें, कुछ जरूरी प्रश्न हैं जो हमें जानने जरूरी है, बस उन्हीं के बारे में बात करेंगे। 60 सेकंड का समय है, और देखो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है हम लोगों को क्लास में, है ना। क्लास में इन्वॉल्व रहना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, बहुत सारी बातें मैं रेगुलर इंटरवल पे तुमसे करता रहूंगा, है ना। बहुत बढ़िया, 100% आनंद, यही है ना। कोई भी, सबसे पहला, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पहले मन में ठानो, मन में इस बात को बिठाओ कि मैं जीतूंगा। हारते वो हैं जो मान लेते हैं, और जीतते वो हैं जो ठान लेते हैं। तो पहले ठानो कि यस आई कैन। अब थोड़ी सी एक जरूरी सी बात कर लेते हैं कि भाई अभी तक सर बहुत कुछ टाइम पास हो गया है, क्या अब तुम्हारा खून खोल रहा है? 11वीं में तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम्हारा 11वीं के साथ रिलेशन कैसा है? ऑप्शन ए, सर पूरा ब्रेकअप हो रखा है। करंट रिलेशनशिप स्टेटस विद 11th, क्या सर 11th से तो ब्रेकअप हो गया सर, पूरा 11th बर्बाद है? या फिर सर 11th के साथ हमारी हल्की फुल्की दोस्ती है सर, वी आर फ्रेंड्स, मैंने थ्योरी थ्योरी पढ़ी हुई है। फिर सर वी आर, थ्योरी पढ़ी है सर और प्रैक्टिस भी करी है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। या फिर आप 11th के साथ पूरी तरह से कमिटेड हो कि 11th सर, 11th मेरी है, 11th पूरा मैंने अच्छे से थ्योरी प्रैक्टिस और पीवाईक्यू निपटा दिया है। लक्ष्य जेई हिंदी कोर्स किसके लिए है? इस बार इन चीजों के लिए है, ये बात अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बताओ मुझे, अरे अभी पोल नहीं भेजा है, अभी पोल नहीं भेजा है। एक 90 सेकंड, 120 सेकंड का मैं पोल भेजता हूं, बताओ अभी तुम्हारा करंट स्टेटस क्या है? क्या तुम्हारा 11th के साथ ब्रेकअप हो चुका है कि नहीं सर हम तो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, 11वीं में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता? या फिर सर थ्योरी हमने कर लिया है, 11th के साथ हमारी दोस्ती है? या फिर सर वी आर जस्ट फ्रेंड, थ्योरी और प्रैक्टिस हमने की हुई है और कमिटेड से पूरा 11th बहुत अच्छे से मैंने निपटा रखा है। क्या आपका स्टेटस है 11वीं को लेकर? ए बी पर ही चल रही है कहानी, कुछ लोग सी वाले भी हैं, डी वाली तो जनता मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कमिटमेंट की कमी है भैया, ऐसे नहीं चलेगी कहानी, ऐसे नहीं चलेगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा रे बाबा। ब्रेकअप ही हो चुका है सर हमारा तो 11th के साथ, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 11th के साथ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या सोचे हो फिर तुम 11th के बारे में, क्या सोचे हो? बताओ, बस 5 मिनट और, एक दो काम काम की बात है, मुझे तुम्हारा स्टेटस पता चल जाए, तुम्हारा 11वीं के साथ क्या स्टेटस है, अभी क्या स्तर है वो पता चल जाए, ताकि मैं अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से, अपना कंटेंट, अपने लेक्चर्स उसी हिसाब से तुम्हें डिलीवर कर पाऊँ, है ना। तो थोड़ा सा और समय बच रहा है। ए बी सी डी, देखते हैं कमिटेड वाले लोग कितने हैं, ब्रेकअप वाले लोग कितने हैं।
46% लोग बोल रहे हैं कि 11th पूरा बर्बाद है। लगभग 28% बोल रहे हैं कि थ्योरी कवर कर ली है। 18% बोल रहे हैं कि सर थ्योरी भी है और प्रैक्टिस भी है, और 7% बोल रहे हैं कि सर हमारा पूरा रेडी है। अब इन चारों तरह के विद्यार्थियों को 4 अलग तरह से पढ़ाई करनी होगी 11वीं को लेकर, ठीक है। जिन्होंने पूरा कर लिया है उनको अभी 11वीं की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब बीच बीच में चीजें आएंगी उनको क्लिक होती रहेंगी, वो एडजस्ट कर लेंगे। जो थ्योरी और प्रैक्टिस किए हुए हैं उनको भी अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको समय समय पर हम 11वीं के PYQs देते रहेंगे, आप उनको साथ में करते रहना। जो केवल थ्योरी किए हुए हैं इनको भी ज्यादा चिंता नहीं करनी है, आप कनेक्ट कर लोगे। जब मैं 12वीं के चैप्टर में 11वीं की बातें करूंगा आप कनेक्ट कर लोगे। तो लगभग 54% जनता तो अभी 12वीं के लिए रेडी है। अब बात आती है इनकी, जिनका 11वीं के साथ पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है, वो छोड़ चुके हैं 11वीं को। तो भैया आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो कब लगाना होगा, कैसे लगाना होगा, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है कि क्या तुम्हारा खून खोल रहा है कि नहीं खोल रहा। कब खोलेगा रे तेरा खून, कब खून खोलेगा रे तेरा, कब खून खोलेगा रे तेरा। भाई पूरी 11वीं बर्बाद हो चुकी है, 12वीं शुरू हो चुकी है, क्या अभी भी हमारा खून नहीं खोल रहा है क्या? क्या अभी भी हमारा खून नहीं खोल रहा है? तो अपने खून को थोड़ा सा खुलाओ और ऐसी आग लगाओ जो कम से कम 1 साल तो जलती रहे। अब हमें खुद को शांत नहीं होने देना है। हमें अपनी क्षमता पता है, लेकिन कई बार हम लोग आलस के कारण, लापरवाही के कारण या पीछे छूट जाने के कारण चीजों को बंद कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एक सबसे जरूरी चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, कभी भी परफेक्शन के पीछे मत भागो। ये मत सोचो कि जब चीजें परफेक्ट होंगी तभी मैं काम करने बैठूंगा। अगर तुम सोच रहे हो कि जब सारे सिग्नल पे हरी बत्ती हो जाएगी तभी मैं घर से निकलूंगा, तो तुम घर से कभी निकल ही नहीं पाओगे। तुम निकलो, कई बार लाल बत्ती मिलेगी, थोड़ी देर रुकेंगे लेकिन वहीं खड़े रहेंगे, मुड़ के वापस नहीं आ जाएंगे। जब हरी बत्ती होगी आगे बढ़ेंगे। तो अब अपना खून हमें खौलाना है और 1 साल तक कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपनी क्षमता पता है, डीप डाउन हमें पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूं। और जब हम कुछ कर सकते हैं और नहीं कर पाते हैं ना, तो वही चीज हमें सबसे ज्यादा सताती है। एक बहुत अच्छी बात मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसी लड़ाइयां, जो लड़ाइयां हमने लड़ी ही नहीं है ना, वो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। जिन लड़ाइयों को हमने लड़ा, जीते हारे दूसरी बात है, उसमें उतना दुख नहीं होता है। दुख उन लड़ाइयों की वजह से होता है जो हमने लड़ी ही नहीं थी, क्योंकि वो हमें हमेशा सताती रहती है। तो ये जो जेई मेंस, जेई एडवांस, बोर्ड्स और साथ में 11th के रिवीजन को हम लोगों को करना है, ये इस सोच के साथ करना है कि अगर मैंने नहीं किया तो मैं ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। तुम्हें पता है हमें कौन सी चीज सताती है? हमें वो चीजें सताती है जो हमने नहीं की, जो हम कर सकते थे, जो हमने ट्राई नहीं की। इस साल ऐसा मत होने देना। ये सारी चीजें एकदम जरूरी है, इनको लिख के रख लेना। जहां पढ़ रहे हो वहां पर लिख देना कि भाई मुझे करना है। रोज सुबह उठाने के लिए क्या मोटिवेशन चाहिए तुमको, एक बड़े से कागज पे लिख दो जो तुम्हारा लक्ष्य है। आईआईटी, एनआईटी, जो कॉलेज में जाना चाहते हो, जो ब्रांच में जाना चाहते हो, एक बड़े से कागज पे लिख दो और चिपका दो। जहां सोते हो छत पे चिपका दो। नींद खुलेगी दिखेगी आईआईटी, अपने आप उठने का मन करेगा। ये सब, और ये सब सर आप क्यों, आप तो सर मोटिवेट कर रहे हो। नहीं भाई, ये मैं जब मैं पढ़ रहा था ना
तब भी मैं कर रहा था। मैंने अपने जहाँ मैं पढ़ाई करता था वहाँ सारी चीज़ें लिख रखी थी, बहुत सारी चीज़ें लिख रखी थी। एक वो वाली अपनी कविता जो है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो मैंने लिख रखी थी। मैंने एक और चीज़ लिख रखा, घड़ी के जस्ट नीचे मैंने एक चीज़ लिख रखी थी। क्या लिख रखा था घड़ी के जस्ट नीचे? एक कागज़ पे खुद की हैंड राइटिंग में, ऐसा कुछ नहीं, खुद की हैंड राइटिंग में लिखा था कि अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। जब भी टाइम देखता था वो पढ़ने में आ जाता था, दिमाग लगता था कि अरे नहीं 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 नहीं, समय बर्बाद नहीं करना है, हमें खुद को आगे बढ़ाना, खुद को आगे बढ़ाने के लिए खुद ही आगे आना पड़ेगा। कोई तुम्हें रोज रोज धक्का देने नहीं आएगा। आज पहली क्लास से मैं इतनी बात कर ले रहा हूं, कल से मैं क्लास के कंटेंट पे ध्यान दूंगा, वो सारी चीजों पे फोकस करूंगा। हाँ, जब तक जो जरूरी चीज होगी वो बताऊंगा, लेकिन हर रोज मैं तुम्हें जगा नहीं सकता, तुम्हें खुद को जगाना होगा, है ना। खुद का जादूगर खुद को बनना पड़ेगा। अगर तुम किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हो, वो नहीं होने वाला। वो चमत्कार तुम्हें खुद को ही करना पड़ेगा, खुद का जादूगर खुद को बनना पड़ेगा। तो थोड़ा खून खौलाओ और स्टार्ट करते हैं, है ना। एक छोटी सी चीज और कि ये तो मैंने बता ही दिया तुमको कि लक्ष्य जेई हिंदी में क्या क्या मिलेगा। 12वीं का सिलेबस प्लस 11th का जरूरी सामान, शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप क्विक रिवीजन के लिए, हर लेक्चर के एंड में समरी मिलेगी, जेई मेंस के पीवाईक्यू मिलेंगे, जेई एडवांस के पीवाईक्यू मिलेंगे, है ना। जाग जाओ, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। एक आखिरी चीज, एकदम इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको पढ़ना कैसे है, तो क्या किसी ने कुछ सोचा है? 2 मिनट का समय देता हूं। अगर तुमने सब बैच वैच ले लिया है, तुम सर हाँ सर हम लोग रेडी हैं, लेकिन क्या सोचा है तुमने? क्या सोचा है तुमने कैसे पढ़ना है? क्या प्लान है तुम्हारा? मैं प्लान बताऊंगा, उससे पहले तुम अपना प्लान बताओ। तुम्हारा प्लान है क्या इस बैच को लेकर? क्या सोचा है तुमने? नोट कैसे बनाएंगे, सारी चीजें क्या सोचा है तुमने? क्या करने वाले हो तुम? बताओ, क्या सोचा है? कंसिस्टेंसी, यही सोच लिया पहले एनसीईआरटी। मतलब कुछ लोगों का है कि हाँ सर, मतलब ऐसा बिल्कुल कुछ इमीडिएटली नहीं सोचा है, सोचेंगे, अभी चालू करते हैं, सोचेंगे। ऐसी स्थिति कितने लोगों की है, कितने लोगों की इसी स्थिति में है कि हाँ सर ऐसा इमीडिएटली कुछ नहीं सोचा है, लेकिन सोचेंगे। कब सोच रहे हुए? लक्ष्य जेई हिंदी कैसे पढ़ना है, तो ऐसा इमीडिएटली अभी कुछ नहीं सोचा है, सोचेंगे। अभी अभी ऐसी स्थिति में कितने लोग हैं? सर हाँ सर सोचेंगे, यस। तो भैया बड़ी चीजें केवल सोचने से नहीं होती हैं, उनको प्लान करना पड़ता है। अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचना है ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो हमने सोचा ही नहीं। 40% बच्चों का, हाँ सही यही स्थिति है। तो देखो क्या क्या करना है, सबसे जरूरी चीजें मैं बता देता हूं तुम लोगों को। सबसे जरूरी और मतलब देखो, अगर हम कुछ बेयर मिनिमम कि सर इतना तो करना ही है, वो सबसे जरूरी चीज है, क्लास मिस ना करें। अगर तुमने एक क्लास भी मिस कर दी, और मिस कर दी का मतलब क्या होता है, बनते कोशिश तो हमें लाइव क्लास ही अटेंड करनी है, छोड़ना ही नहीं है। बाकी सारी चीजें छोड़ी जा सकती है। एक साल के लिए अपन फंक्शंस में जाना छोड़ सकते हैं, हम दोस्तों के साथ खेलना छोड़ सकते हैं। अगर तुम्हारा कोई सही में शुभ चिंतक है, वो तुम्हारी इस चीज का बुरा नहीं मानेगा कि तुम इस साल उससे बात नहीं कर रहे हो। अगर कोई इस बात से रूठ जा रहा है कि तुम उससे बात नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो वो कैसा शुभ चिंतक है? तो सबसे जरूरी चीज है, क्लास मिस
नहीं करनी है, चाहे जो हो जाए। अरे तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे बीमार हो, अगर हिम्मत है, अगर देख सकते हो क्लास देखो, नहीं देख पाए, जब समय मिला उस अगली क्लास में आने से पहले उसको देख कर आओ। ये चीजें वो हैं जो तुम्हें रोज करनी है, बैकलॉग नहीं होने दें। ऑब्वियसली सर क्लास मिस नहीं होगी तो बैकलॉग कैसे होगा, ये गलत बात है। बैकलॉग केवल थ्योरी का नहीं होता है, बैकलॉग किस किस का नहीं होने देना है, डीपीपी का बैकलॉग नहीं होने देना, होमवर्क का बैकलॉग नहीं होने देना। मतलब क्लास तो आना ही आना है, जब जो होमवर्क दिया उसे भी पूरा निपटाना है, ठीक है। जैसे ही जो भी होमवर्क दिया जाएगा, आज की क्लास में जो भी मैं होमवर्क दूंगा तुरंत जाके कर लेना है। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि मैं बहुत सारी प्रैक्टिस शीट दूंगा तुमको, क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा, कुछ ब्रेन टीजर्स दूंगा, कुछ रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन होंगे जो जल्दी करने वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट रिफाइनिंग होंगे जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऑब्वियसली आज की क्लास से वो होना चालू नहीं होंगे, जैसे थोड़ा सा सिलेबस बढ़ेगा सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन इनको नहीं छोड़ना है ना। जहां 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 जैसे जैसे होमवर्क दिया जा रहा है वैसे वैसे निपटाना, नोट्स अच्छी तरह से बनाए। अब ये क्या चीज है सर, आपने तो कहा था कि नोट्स पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। देखो एक बात सुनना, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी चीज याद रहती है, बहुत बहुत जरूरी चीज मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये केवल आज की बात नहीं है, ये तुम्हारी पूरी आगे आने वाली प्रिपरेशन को इंपैक्ट करेगी। अपनी होती है 5 इंद्रियां। क्या क्या होती है 5 इंद्रियां? आंख, कान, नाक, और क्या होती है बताओ मुझे? आंख, कान, नाक, और क्या होती है? जीवा और स्पर्श। आंख, कान, नाक, जीवा और स्पर्श। स्किन, त्वचा, है ना। अब ध्यान से सुनना, किसी भी कार्य को करने में, किसी भी कार्य को करने में तुम जितनी ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करोगे, किसी भी कार्य को करने में तुम जितनी ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करोगे, तुम्हें वह चीज उतने ज्यादा समय तक याद रहेगी। ध्यान से सुनना कैसे। देखी हुई चीज कितने समय तक याद रहती है? तुमने कोई फोटो देखा, ध्यान एकदम सुना, फोटो देखा, फोटो देखा, फोटो शायद तुम्हें ज्यादा दिन तक याद नहीं रहे, केवल आंखों का यूज हुआ। कोई तुमने गाना सुना, कानों का यूज हुआ, गाना अगर केवल सुन के छोड़ दिया तुमने, कितने दिन तक याद रहेगा? ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। तीसरी चीज, अगर तुमने फोटो वीडियो देख लिया, देख भी रहे हो सुन भी रहे हो, और ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ये बातें हुई क्लास की। अगर तुमने फोटो देखा, गाना सुना, उसके बाद वीडियो देखा, अब वीडियो देखने के साथ तुमने दोहरा भी दिया उसको। दोहरा भी दिया मतलब तुमने जीभ का भी यूज कर लिया। फोटो देखा, मूवी देख रहे हो मान लो, या किसी कोई गाना तुम्हारे सामने चल रहा है, उस गाने को तुम देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और दोहरा भी रहे हो, क्या होगा? और ज्यादा समय तक याद रहेगा। अब अगर तुम खुद ही उस मूवी के हीरो हो, तुम ही शूट कर रहे हो, तुम्हारे साथ ही सारी चीजें हो रही है, तुम्हें और ज्यादा समय तक याद रहेगा। आंख, कान, नाक, सूंघने वाली बात हो जाती है। इसको अपन खाने से रिलेट कर सकते हैं कि कई बार जब तुम खाना खाते हो तो उस खाने की खुशबू भी तुम्हारे दिमाग में रह जाती है। स्वाद अपनी जगह है, खुशबू अपनी जगह है ना। जितनी ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग होगा, चीजें उतने ज्यादा समय तक याद रहेगी। अब अगर खुद हाथ से नोट्स बनाओगे तो क्या होगा, देखना सुनना। तुमने वीडियो लेक्चर देखा, फोटो दिख गया, मैंने बोला, तुमने सुन लिया,
अब तुम क्या करोगे, उस पीडीएफ को उठाओगे, उसमें से एक एक चीज को पढ़ते जाओगे और एक एक चीज को लिखते जाओगे। केवल वीडियो लेक्चर अटेंड करने से दो ही चीजें यूज में आती हैं। क्या क्या चीजें यूज में आती हैं? केवल आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, अगर वो हमने खुद से दोहराया नहीं, बोल बोलकर रिपीट नहीं किया और खुद से लिखा नहीं, तो वो तुम्हें याद कैसे होगा? जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं, चीजें हमारे दिमाग में छप जाती है। तो हमें नोट्स खुद से बनाने हैं। होमवर्क टाइम से करें तो बैकलॉग नहीं होगा और डाउट को इकट्ठा ना होने दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बाद में कर लूंगा, है ना, कि कल कर लूंगा या परसों कर लूंगा, या आज मैं और थ्योरी पढ़ लेता हूं, या फिजिक्स का होमवर्क मैं कल कर लूंगा, मैथ्स का होमवर्क मैं एक साथ कर लूंगा। ये सारा काम नहीं होने देना। और ये जो सारी मैं बातें बता रहा हूं, ये किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट में लागू होती है। तुम इस चीज को कहीं पर भी अप्लाई करोगे, तुम्हें फायदा होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब एक लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं। ये सवाल भी सभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इस बैच से जेई क्लियर हो पाएगा? तो बिल्कुल हो पाएगा, अगर तुम इस ग्राफ का पालन करते हो तो। सर ये ग्राफ क्या है ना? फटाफट से 2 मिनट 3 मिनट और लूंगा, उसके बाद में तुम्हारी कहानी आगे बढ़ा दूंगा। इस क्लास का कंटेंट अपन शुरू कर देंगे। हमारे दिमाग की एक कैपेसिटी होती है ना, इतना छोटू सा दिमाग होता है। इसमें क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन जो है वो अंदर दबती जाती है। आज कुछ पढ़ा तुमने, आज तुम्हें बहुत अच्छे से याद है, कल पढ़ा वो उसके ऊपर आ गया, फिर वो उसके ऊपर आ गया, फिर वो उसके ऊपर आ गया, अंदर वाली चीज दबी रह जाती है। उस अंदर वाली चीज को फिर से बाहर लाना रहता है। आज जैसे मैंने तुम्हें जो भी क्लास में पढ़ाया होगा, ध्यान से सुनना पढ़ने वाली जनता, ये बात कर रहा हूं मैं डे 1 की। डे 1 आज जो मैंने तुम्हें क्लास में पढ़ाया होगा ना, तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहेगा। कितने परसेंट इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास रहेगी? 100% इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास रहेगी, अगर तुमने क्लास को सही से अटेंड किया तो। लेकिन अगर तुमने घर जाके होमवर्क नहीं किया, घर जाके रिवीजन नहीं किया, तो ये क्या होगी? धीरे धीरे कल की क्लास में जब तुम आओगे तो ये मुश्किल से 30% रह जाएगी। 30% रह जाएगी, बाकी चीजें तुम भूल जाओगे क्योंकि तुमने देखा ही नहीं। यहीं पे सबसे बड़ा पाप हो जाता है। अगर कल की क्लास आने से पहले तुमने एक बार रिवीजन कर लिया, एक बार रिवीजन कर लिया, तो ये इंफॉर्मेशन फिर से 100% पे पहुंच जाएगी। ये इंफॉर्मेशन जो भी तुमने जानकारी ली, जो भी सीखा, फिर से 100% पे पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि अब 100% बनी रहेगी, ये फिर से गिरेगी। तो अगला रिवीजन पर उतनी नहीं गिरेगी जितना पहले ही दिन में खत्म हो जाती। हो सकता है कि 40% तुम रख पाओ चीजों को। ये हो जाएगा एक हफ्ते में, 1 वीक। मतलब दूसरा रिवीजन जो होना चाहिए वो होना चाहिए वीकली रिवीजन। पहला रिवीजन डेली रिवीजन, आज जो पढ़ा है कल क्लास में आने से पहले देखकर ही आना है। दूसरा रिवीजन वीकली रिवीजन, इस पूरे सप्ताह में जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करके आना है। इससे क्या होगा, अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा और गहरा बैठ जाएगा, उतना आसानी से ये कम नहीं होगा, उतना आसानी से इस चीज को नहीं भूलोगे। हो सकता है 60% तक तो तुम्हारी मेमोरी बनी रहे। फिर अगला रिवीजन होगा टेस्ट के टाइम पे, जो मोस्टली 1 महीने में एक बार तुम्हें मिलेगा। जब टेस्ट के टाइम तुम रिवाइज कर लोगे और अपने इस टॉपिक को फिर से 100% पे भेज दोगे, अब तुम इसको नहीं भूल पाओगे इतनी आसानी से। मोस्टली ये 90% 80% तक तुम्हारे दिमाग में बना रहेगा। हम ये गलती सबसे ज्यादा करते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं। सर आपने पढ़ाया था तब समझ में आ गया था, सर क्लास में क्वेश्चन हो गया था। कितने ही बच्चों ने मुझे कहा है कि सर क्लास में जब करवाया हो गया, आपने समझाया तब हो गया, बाद में नहीं हो पाया। क्यों बेटा? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। इस चीज को ध्यान रखना। पहला रिवीजन 1 दिन के बाद, दूसरा रिवीजन 1 सप्ताह के बाद, और तीसरा रिवीजन टेस्ट के बाद। मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को, तुम इस चीज को अपना के देखो, तुम पाओगे कि कोई भी टॉपिक ज्यादा दिन तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा।
कोई भी टॉपिक ज्यादा दिन तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा। बाकी बेटर लेट देन नेवर, दुर्घटना से देर भली, देर हो गई कोई बात नहीं, दुर्घटना नहीं होने देना है हम लोगों को। आज से 1 महीने बाद जब दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा होगा तब तुम यही सोच रहे होंगे कि काश मैंने 1 महीने पहले शुरू कर दिया होता तो कितना बेहतर रहता। आज ही वो दिन है जिसके बारे में तुम 1 महीने बाद याद कर रहे होंगे कि मैंने 1 महीना गवा दिया, है ना। तो इस बात को याद रखना कि 1 महीने बाद फिर यही सोचेंगे कि 1 महीने पहले चालू कर देते तो कितना बढ़िया रहता। तो आज ही मैं वो बता रहा हूं, 13 अप्रैल को ही तुम्हें बात बता दे रहा हूं। तुम ये इस बात को 1 महीने बाद मत सोचने बैठना और 1 महीना हो गया, 1 महीने पहले शुरू कर देते, तब तो सिलेबस भी स्लो चल रहा था, चैप्टर भी इजी चल रहे थे, सारी चीज हो जाती। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, पुराना जो हुआ सो हुआ, अपनी गलती से हुआ, परिस्थितियों की वजह से हुआ, किसी और की गलती की वजह से हुआ, स्वास्थ्य की वजह से हुआ, किस्मत की वजह से हुआ, जो भी हुआ सो हुआ। एक बात याद रखना कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी किस्मत कभी खुलेगी ही नहीं। हमें अपना कर्म संपूर्ण निष्ठा के साथ करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। चीजें एक ना एक दिन अपने फेवर में आने लगेंगी। जिस दिन अवसर और मेहनत मिलती है तब ही परिणाम आता है। केवल मेहनत करना हमारे हाथ में है, अवसर बनाना हमारे हाथ में नहीं है। जिस दिन भगवान हमारे लिए कुछ अच्छी चीज फेंक रहे होंगे, दे रहे होंगे, और उस दिन हम उसको लेने के लिए नहीं खड़े होंगे, मिस कर देंगे। हमारा काम है मेहनत करना, अवसर बनाना उसके हाथ में, कर्म करेंगे हम लोग, फल देना प्रभु के हाथ में, है ना। तो पूरी निष्ठा से, संपूर्ण ईमानदारी के साथ शुरू करते हैं 12वीं की एक क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिक। लिखेंगे सभी लोग टॉपिक सारणिक। सारणिक। अब रिवीजन कैसे करना है ये भी बता दीजिए बेटा। आज सारी चीजें नहीं बताएंगे, कुछ चीजें आने वाली क्लासेस के लिए छोड़ दो। ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। मैंने सोचा था कि 15 मिनट 20 मिनट में बात करूंगा, लेकिन 40 मिनट बात हो गई है। लेकिन जरूरी थी, पहली कक्षा के हिसाब से ये चीजें जानना जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम भी है सारणिक। सारणिक क्या होता है, सारणिक क्यों होता है, सारणिक की क्या जरूरत होती है। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अपने लक्ष्य को, तुम लक्ष्य बैच के हो, अपने लक्ष्य को क्लियर रखना। हमारा लक्ष्य केवल और केवल कॉन्सेप्ट को सीखना, समझना और अप्लाई करना आना चाहिए। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि अगर सवाल नहीं बन रहा है तो बाकी सारी चीजें बेकार हैं, है ना। अब कोई ये बैठ के नहीं सोचा सर लॉग का हमारी जिंदगी में क्या उपयोग है सर। अरे जो होगा, जो उपयोग होता रहेगा। लॉग का हमारी जिंदगी में ये उपयोग है कि हमारे पेपर में लॉग का सवाल आता है और वो हमें सॉल्व करना आना चाहिए, बस इतना ही उपयोग है। अननेसेसरी की चीजों में दिमाग नहीं लगाना है। जो जरूरी, दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड है, इधर उधर मत घुसना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं वो सफिशिएंट है, उसी को पहले सीखेंगे। जब वो चीज सीख जाओगे तब अपन बात करेंगे, किसी दिन चाय पे चर्चा करेंगे, तब जानेंगे कि लॉग का अपनी जिंदगी में क्या महत्व है ना। सारणिक, देखो सारणिक क्या होता है कि संख्याओं को एक वर्गाकार रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है। सर ये कैसी बातें कर रहे हो, ये सब क्या बोल रहे हो सर। देखो इस चैप्टर के बाद एक चैप्टर आता है आव्यूह, वहां पे ये बातें और डिटेल में की जाती है कि वस्तुओं को आयताकार रूप में, क्रमागत रूप में व्यवस्थित करने को आव्यूह कहा जाता है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास 3 खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा
और एक और अपन मान लेते हैं, कौन सा, हार्दिक पांड्या ले लेते हैं अपन, है ना। और 3 मैच हैं, मैच नंबर 1, मैच नंबर 2 और मैच नंबर 3। मान लीजिए विराट कोहली ने पहले मैच में 50 रन बनाए, दूसरे मैच में 0 बनाए और तीसरे मैच में 99 बनाए और नॉट आउट रह गया, 100 नहीं हो पा रही। रोहित शर्मा ने पहले मैच में 70 बनाए, दूसरे मैच में 100 और तीसरे मैच में वो 0 पे आउट हो गए। और हार्दिक पांड्या ने 33 रन बनाए और 7 रन बनाए और 19 रन बनाए। ठीक है, बैटिंग बहुत लेट में आ रही थी, नहीं बना पाए। अब यहां पर तुम देखोगे तो मैंने क्या किया, मैंने इन अंकों को, इन संख्याओं को, इन रनों को एक वर्गाकार रूप में अरेंज कर दिया है ना। अब ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को मैं अलग से उठाकर अगर 2 डंडों के बीच में लिख दूं, 50, 70, 33, 0, 100, 7, 99, 0, 19, तो ये हो जाता है सारणिक। और इसको प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा से या डी से या किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। चाहे डी लिख दो, डेल्टा लिख दो, ए लिख दो, ये क्या है, ये एक सारणिक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को वर्गाकार रूप में व्यवस्थित करते हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे, अननेसेसरी हम लोग यहाँ पर रिसर्च करने नहीं बैठे हैं, कोई बाल की खाल नहीं निकालेगा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा होता है, हमें याद रखना है, आगे बढ़ना है ना। जब हम लोग सवाल कर लेंगे, जब सारे सवाल होने लग जाएंगे, अपने आप ये सवाल जो इधर उधर से उमड़ उमड़ के आते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, है ना। अब बात ये आती है कि वर्गाकार ही क्यों, तो सारणिक जो होती है वो सारणिक इस वर्गाकार अरेंजमेंट का एक मान होता है। इसको अगर अपन जब प्रसार करके लिखेंगे, अब सर ये प्रसार करके लिखेंगे ये क्या हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो। अभी थोड़ी देर के लिए इतना मान लो कि जब हम इन लोगों इन संख्याओं को वर्गाकार रूप में व्यवस्थित कर देते हैं तो इस क्रम को, इस अरेंजमेंट को हम लोग सारणिक कह दिया करते हैं, है ना। क्या यह सारणिक हमेशा 3 लाइन और 3 स्तंभ वाली ही होगी, 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाली ही होगी? नहीं। मान लीजिए केवल एक अवयव लिख दिया गया तो यह भी एक सारणिक है। मान लीजिए यहां पर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ बना दिए गए, यह भी एक सारणिक है। इस सारणिक का क्रम क्या कहलाता है, 2 क्रॉस 2 कहलाता है। अगर 3 क्रॉस 3 पर चले गए, 3, 0, 5, 7, -1, 2, 3, 0, 5, ये क्या हो जाएगा, यह भी एक सारणिक है। एक बात याद रखना, बस सारणिक में जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होने चाहिए। पंक्तियां क्या होती हैं, पंक्तियां होती हैं ऐसी वाली चीजें, ये जो सीधी है ये है पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 1। ये जो है ये हो जाती है पंक्ति नंबर 2, ये जो है ये क्या हो जाती है पंक्ति नंबर 3। अब इधर देख लेते हैं, यहां क्या होगा, ये हो जाएगा अपना स्तंभ नंबर 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्तंभ नंबर 2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्तंभ नंबर 3। तो अगर 3 क्रॉस 3 क्रम की सारणिक है, उसमें पंक्तियां कितनी होंगी, 3, उसमें स्तंभ कितने होंगे, 3। अगर 2 क्रॉस 2 की है तो उसमें पंक्तियां कितनी होंगी, ये है पंक्ति नंबर 1, रो 1। इसमें पंक्ति ये वाली कौन सी हो जाएगी, रो 2। इस पंक्ति के बारे में, इसके बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम नंबर 1, C1, और ये क्या हो जाएगा, कॉलम नंबर 2, C2। इज इट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? क्या क्या बातें याद रखनी है हम लोगों को? सबसे पहली बात हम लोगों को याद रखनी है कि एक सारणिक को आमतौर पर डी या डेल्टा द्वारा दर्शाया जाता है, या अंग्रेजी वर्णमाला का कोई बड़ा, अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर,
है ना। अब ये केवल ऐसे ही एक रिप्रेजेंटेशन की बात है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है। एनवे क्रम का सारणिक, एनवे क्रम का सारणिक क्या होता है, ध्यान से सुनना। एनवे क्रम का सारणिक ऐसा सारणिक होता है जिसमें कितनी पंक्तियां हैं, एन पंक्तियां हैं, और कितने स्तंभ है, एन स्तंभ है। मान लीजिए ये एक सारणिक तुम्हारे सामने, लिखेगा कोई भी नहीं, जब तक मैं लिखने को नहीं कहूं लिखेगा कोई भी नहीं। वो आ गया परिभाषा मांगने के लिए। ये परिभाषाएं छोड़ दो, निकल पड़ो इस चीज से आगे। बोर्ड्स तक में परिभाषाएं नहीं पूछी जाती है। तुम यहां पर बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो कि इस चीज की परिभाषा लिखो, है ना। ये सारा काम छोड़ दो, अभी भी समय है, नहीं तो फिर गलत चीज में उलझे रह जाओगे। कोई जरूरत नहीं है परिभाषा की, कोई जरूरत नहीं है परिभाषा की, है ना। अपन बात करते हैं एन क्रॉस एन क्रम की सारणिक की। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये एक सारणिक है, ए इसका नाम मैंने रख दिया। किससे इसको प्रदर्शित कर दिया मैंने, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित कर दिया। सामान्यतया सारणी को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाएगा। और मैं बोल रहा हूं कि इसमें n क्रॉस n है। इस सारणिक का जो क्रम है, सारणिक का क्रम n है, ये nवे क्रम की सारणिक है। तो मुझे एक चीज सिंपल बताओ कि इसमें पंक्तियां कितनी होंगी और स्तंभ कितने होंगे। लिखा ही हुआ है कि सर इसमें n पंक्तियां होंगी और n स्तंभ होंगे। यहां पर पहली पंक्ति में कितने अवयव होंगे, एक अवयव, दो अवयव, तीन अवयव, ऐसे करते हुए n अवयव होंगे। पहले स्तंभ में कितने अवयव होंगे, एक अवयव, दो अवयव, तीन अवयव, ऐसे करते हुए n अवयव होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये जो अवयव है ना, इनको भी व्यापक रूप में लिखने का एक तरीका होता है। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज सिंपल सी बताओ कि अगर n पंक्तियों की मैं बात कर रहा हूं तो ये पहली पंक्ति है, फिर ये दूसरी पंक्ति है, फिर ये तीसरी पंक्ति है। यहां आ जाते हैं, ये पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, एनवा स्तंभ। ये है आपकी पहली पंक्ति। ध्यान से सुनते रहना, लिखने की बिल्कुल कोशिश मत करना, लिखने की बिल्कुल जल्दी मत करना। ये है रो नंबर 2, ये है रो नंबर 3, और ऐसे करते हुए यहां पर ना 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 ये नहीं, ये हो जाएगी आपकी रो नंबर n, है ना। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, nवी पंक्ति। ये क्या है, स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 3 और स्तंभ नंबर n। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम n। अब वह अवयव, अवयव क्या होता है, अवयव होते हैं ये जो संख्याएं हैं इन्हें कहा जाता है अवयव। ये क्या है, ये सारणिक के अवयव हैं। तो वह अवयव जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है उसे किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है, ए, और यहां लिख दिया जाता है 1 1। पहला संख्या पंक्ति को दर्शाता है, दूसरी संख्या स्तंभ को दर्शाती है। ए 1 2 पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ। ए 1 3 पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ। मुझे ये बताओ कि इस अवयव में यहां क्या लिखूंगा मैं। यहां ये वाला जो अवयव है, ये अवयव A1n होगा या AN1 होगा, क्या होगा, ये इन दोनों में से कौन सा होगा। इस अवयव का सबस्क्रिप्ट, इस अवयव को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, 1n से या n1 से, 1n से या n1 से। अरे 1 4 ठीक है, वो तो अपन बीच में बहुत सारे छोड़ के आ गए हैं, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। ये वाला 1n है या n1 है। पहले लिखा जाता है पंक्ति, तो कौन सी पंक्ति का है, पहली पंक्ति का 1। कौन से स्तंभ का है, nवें स्तंभ का है n, 1n। यहां आ जाएगा A
2 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ। ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति nवां स्तंभ। ये क्या हो जाएगा, कौन सी पंक्ति है, nवीं पंक्ति पहला स्तंभ, nवीं पंक्ति दूसरा स्तंभ, nवीं पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये क्या हो जाएगा, nवीं पंक्ति nवां स्तंभ, n। अब मुझे ये बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि सारणिक को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, सारणिक के अवयवों को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, सारणिक को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, सारणिक के अवयवों को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे 2x2 की सारणिक देखेंगे तो उसमें कौन कौन से अवयव होंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2। 3x3 की सारणिक जब बनाओगे, तीसरे क्रम की सारणिक बनाओगे, तो ये कहां से चालू होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। हमारी जिंदगी इन्हीं दो क्रम तक रहेगी, ना एक क्रम वाली कोई मतलब बनाती है, ना ही चार वाली से कोई मतलब है। ये बात समझ में आ गई है। और 98% जिन लोगों को नहीं समझ में आई है, इस उदाहरण से समझो बेटा, ध्यान से सुनो। 2x2 है, 2x2 में कितनी पंक्ति होंगी, 2 पंक्ति होंगी, और स्तंभ कितने होंगे, 2 स्तंभ होंगे, जो यहां पे दिख रहे हैं। ये एक स्तंभ, ये एक स्तंभ, यहां पर पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये 3x3 है। स्तंभ कितने होंगे, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। समझ गए बात को। इसी हिसाब से अगर n×n वाला होगा तो उसमें n पंक्तियां हो जाएंगी और n स्तंभ हो जाएंगे। ठीक है, n पंक्तियां हो जाएंगी और n स्तंभ हो जाएंगे। डॉट 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 मतलब आगे तक अवयव है, आगे तक अवयव है, आगे तक अवयव है। तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, प्रदर्शन की, कि सारणिक को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं कहूं कि A I J, तो ये कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ का अवयव होगा। अगर मैं कहूं A I J, तो ये कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ का अवयव होगा, फटाफट बताओ। A I J कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ का अवयव होगा, फटाफट 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 फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट करो, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, पोल वोल की जरूरत नहीं है, लिखो। आईवी पंक्ति एवं जेवे स्तंभ के संगत अवयव। क्या हो जाएगा ये, आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ के संगत अवयव। आई जे पूछा मैंने, 1 2 क्यों आ रहा है, आई और जे पहली चीज किसको बताती है, पहली चीज बताती है पंक्ति को, दूसरी चीज किसको बताती है, दूसरी चीज बताती है स्तंभ को। यह है पंक्ति, यह है स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, आईवी पंक्ति जेहत स्तंभ। और इसी कारणवश इसको ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है कि ए एक सारणिक है जिसके अवयव ए आई जे प्रकार के होते हैं, और अगर यहां पर n×n लिखा हुआ है मतलब ये किस क्रम की सारणिक है, n क्रम की सारणिक, n क्रम की सारणिक। अब ये 2 क्रम की सारणिक में अवयव कुल कितने हैं, अवयव हैं 4, जो कि क्या है 2 का स्क्वायर। यहां अवयव कितने हैं 9, जो कि कितना है 3 का स्क्वायर। यहां अवयव कितने होंगे
n गुणा n प्लस n प्लस n, n n n n n कितनी बार आ जाएंगे? n स्क्वायर बार आ जाएंगे। तो तीसरी बात हम लोगों को क्या याद रखनी है, सारणिक में अवयवों की संख्या n स्क्वायर होती है। सारणिक में अवयवों की संख्या n स्क्वायर होती है। तो इस स्लाइड से तीन चीजें हमने सीखी हैं। सबसे पहली चीज जो सीखी है कि अगर 2x2 क्रम का सारणिक है तो उनके अवयवों के नाम ये रहेंगे। ये बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3x3 क्रम के सारणिक के अवयवों के नाम ये रहेंगे। अगर n×n क्रम की सारणिक बनानी है, ऐसे कुछ बनेंगी। इनमें n पंक्तियां होती है, r दर्शाता है रो को, और रो यानी कि होती है पंक्ति, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, रो में खड़े हो जाओ, तो ये हो गई पंक्ति। और C दर्शाता है कॉलम को, COLUMN, और ये हो जाता है स्तंभ। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे अपन, रो 1, रो 2, रो 3, C1, C2, C3। इतनी बात क्लियर है क्या? फिर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा तुमसे, इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो यस, ओके, 100% क्लियर। इतनी बात क्लियर है। सर हम बिहार बोर्ड से हैं तो हमें बोर्ड में 75% आ गया। बहुत बढ़िया बात है, 75% आ गई है। तो बिहार बोर्ड में सामान्यतया 75% से थोड़े कम पर भी 20 परसेंटाइल बन जाया करती है ना। बिहार बोर्ड में सामान्यतया 75% से थोड़ी सी कम परसेंटाइल पर भी काम, थोड़े से कम परसेंट पर भी काम हो जाया करता है। यस, वेरी गुड। 96%, 3% को नहीं आया है। ध्यान से सुनना, सवालों के माध्यम से सीखना, ठीक है, सवालों के माध्यम से सीखना। एक छोटा सा सवाल मैं तुमसे पूछता हूं कि यदि ए एक 3 क्रम की सारणिक है जिसके अवयव, क्वेश्चन लिखना, सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे, कोई भी आलसी पना नहीं करेगा कि क्वेश्चन तो सर ने लिख दिया, मैं केवल आंसर लिख देता हूं। ये आलस छोड़ दो, सबसे जरूरी चीज है आलस छोड़ देना, चोरी छोड़ देना, बेईमानी छोड़ देना। वो मूवी देखी है तुमने, 12th फेल, जो आईपीएस बनने की कहानी है, आईपीएस मनोज। उसमें जो एक पुलिस ऑफिसर आते हैं, वो सबसे पहले उनको क्या बताते हैं? मतलब बोलते हैं कि भैया अगर आईपीएस बनना है तो चोरी करना छोड़ना पड़ेगा, बेईमानी करना छोड़ना पड़ेगा। अब चोरी बेईमानी का मतलब ये नहीं होता कि किसी के घर से हम सामान उठा कर ले आए। आलस करना भी तो एक चोरी है। किस चीज चोरी? काम चोरी है। काम चोरी बंद करो। जिसके अवयव AIJ I² -2J बटा 3 द्वारा दिए जाते हैं। If A is a determinant of order 3 whose elements are given by AIJ is equal to I² -2J by 2, तो सारणिक ज्ञात करो। Then find determinant। सारणिक को अंग्रेजी में कहते हैं डिटर्मिनेंट। आगे लगभग एक क्या आ रहा है भाई? एक क्या होता है? सारे अवयव बताने हैं तुमको। एक हिंट दे देता हूं मैं तुमको कि अगर 3x3 की डिटर्मिनेंट है तो उसमें 3x3 की सारणिक में A12, A13,
A21, A22, A23, A31, A32 और A33 होगा। तो मुझे बताओ कि A11 का मान क्या होगा, A12 का मान क्या होगा, A13 का मान क्या होगा। 9, 1, -1/3, मिसप्रिंट इन क्वेश्चन, I² - 2J/3। कहाँ है मिसप्रिंट? सही तो है, एक ही चीज तो लिखी हुई है। अभी मैं क्या करने वाला हूं, बहुत सारे बालक तुम में से मैं देख रहा था, जो अभी एक सेशन भी मैंने लिया था। सुनना, ये बहुत जरूरी बात आ गई बीच में। एक सेशन भी मैंने बीच में लिया था, उसमें बहुत बोल रहे थे कि सर वो बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। तो फिर मैंने उस पर विचार किया। मैं अक्सर जो भी तुम बातें करते हो ना, उस पर विचार करता हूँ। हो सकता है मैं इमीडिएटली रिएक्ट नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं उस पर सोच रहा होता हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि जितने भी प्रश्न मैं हिंदी में दूंगा, और सारे के सारे मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, है ना। शायद थ्योरी नहीं लिखें, लेकिन क्वेश्चंस तो लिखेंगे अपन। उसका कारण क्या है कि जो की टर्मिनोलॉजी है, 2-3 चीजें मैं बताता हूं। जब तक तुम इधर सॉल्व कर रहे हो, तब तक मैं बताता हूं कि तुम्हें जेई मेंस और जेई एडवांस्ड, ये तो देना ही देना है। अब ये हिंदी में होते हैं, ये हिंदी में होते हैं, तो इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन केवल हम यही एग्जाम दें ये जरूरी नहीं है। हमारे देश में और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनका सिलेबस पूरा जेई मेंस जेई एडवांस देता है। तुम अभी 12वीं कक्षा में हो, इसीलिए तुम्हें शुरू में ही मैं बता देता हूं। तुम बिट सेट का एग्जाम दे सकते हो, सेम सिलेबस है। तुम यूजीडब्ल्यू या पहले केसीईटी पे ले लेते, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। तुम वीआईटी ट्रिपली ये एग्जाम दे सकते हो। तुम एमएचटी सीईटी दे सकते हो। तुम वेस्ट बंगाल जेई दे सकते हो। तुम आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो। तुम एनईएसटी नेस्ट का एग्जाम दे सकते हो। तुम चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट का एग्जाम दे सकते हो। तुम जेई मेंस का सेकंड पेपर दे सकते हो। ये भी हिंदी में हो जाता नहीं, ये हिंदी में नहीं होता है, ये इंग्लिश में ही होता है। जेई मेंस का पेपर 2A 2B दे सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम है ना। यूजीडब्ल्यू का एग्जाम दे सकते हो तुम। इसके अलावा और बताएं तुमको और कौन कौन से एग्जाम होते हैं। अभी मेरे टॉप ऑफ द माइंड यही चीजें चल रही है। तुम सीयूईटी दे सकते हो, है ना। तुम और कौन सा एग्जाम दे सकते हो, कॉमेट, ये एग्जाम दे सकते हो। ये सारे एग्जाम तुम दे सकते हो, और हर एग्जाम से बढ़िया बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सारे देना जरूरी नहीं है, हमें खुद चुनना होगा। देखो, हर एग्जाम की एक फॉर्म की फीस भी होती है, हर एग्जाम की एक कुछ नंबर ऑफ सीट्स भी होती है, हर एग्जाम का कॉलेज का भी फीस होता है, हर एग्जाम के कॉलेज की एक लोकेशन होती है, वहां अपन जाना चाहते हैं कि नहीं जा चाहते हैं। जैसे केसीईटी कर्नाटका के लिए होता है, कॉमेट के कर्नाटका के कॉलेज के लिए होता है, वीआईटी ट्रिपली वीआईटी कॉलेज के लिए होता है, बिट सेट के बहुत सारे कैंपस है, पिलानी में, हैदराबाद में, है ना। एमएसटी सीटी महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए होता है, वेस्ट बंगाल जेई वेस्ट बंगाल के कॉलेज के लिए होता है, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट जहां आइसर है उसके लिए होता है, नेस्ट एक भाभा एटॉमिक सेंटर है वहां के लिए होता है, सीएमआई चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के लिए होता है, जेई मेंस पेपर 2A 2B उन बच्चों के लिए होता है जिनको आर्किटेक्चर में, ड्राइंग में, स्पेस प्लानिंग में, इंटीरियर डिजाइनिंग में, बिल्डिंग्स बनाने में, उन सब चीजों में इंटरेस्ट है। बहुत सारे बच्चों का जो मैथ्स लेते हैं उनका आर्ट्स अच्छा होता है, उन्हें ड्राइंग अच्छे से करना आती है। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता है, इसमें बस चीजें क्या आती है, इसमें आती है मैथ्स और इसमें आती है ड्राइंग।
लेकिन इससे एनआईटी त्रिची, एनआईटी कालीकट, एनआईटी जयपुर ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है जिस जिस एनआईटी में आर्किटेक्चर है। तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता है एनआईटी तक पहुंचने का। आईआईटी में आर्किटेक्चर करना है तो जेई एडवांस देना जरूरी है, लेकिन एनआईटी में आर्किटेक्चर करना है तो जेई मेंस देना भी जरूरी नहीं है, पेपर 1 देना जरूरी नहीं है, पेपर 2 भी दे दोगे तो चल जाएगा। अब इनमें से बहुत सारे पेपर जो हैं वो हिंदी में नहीं होते हैं, एकदम सत्य बात है। अपने जो मेन एग्जाम है वो हिंदी में होते हैं, और इनमें से भी कुछ होते हैं, अभी फिर मैं वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, हर क्वेश्चन जो हिंदी में लिख रहा हूं उसे इंग्लिश में भी तुम्हारे सामने लिख दूंगा, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा कि जिन बच्चों को अंग्रेजी अगर थोड़ी थोड़ी सीखनी है वो साथ में सीखते रहना, जिनको नहीं सीखनी है वो छोड़ देना, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर ही अपना फोकस बनाए रखना। अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा काम केवल दिमाग पे बर्डन देने के लिए मत करना। तुम्हें समझ में आता है अच्छे से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ाई हर जगह से कर सकते हैं, जहां से मिले वहां से करो, लोड लेके नहीं करना है, स्ट्रेस लेके नहीं करना है। समझ गए बात को? हाँ चलो, फिलहाल इसको हटाते हैं और अपने सवाल पर आते हैं। फिलहाल इसको हटाते हैं और अपने सवाल पर आते हैं। A11 मतलब क्या हुआ, इस सूत्र द्वारा जाएं तो जब आई जे होता है तो आई स्क्वायर माइनस 2j/3 होता है, तो यहां क्या कर देंगे अपन, 1 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1/3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 माइनस 1/3। 1 2 क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2/3, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/3 यानी कि माइनस 3/3 यानी कि माइनस का 1। यहां आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3/3, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 नहीं 6/3, तो ये हो जाएगा माइनस 5/3, है ना। सारे लिख दिए भैया, बहुत बढ़िया काम करा तुमने, फटाफट फटाफट। अब इस हिसाब से अगर बाकी चीजों को भी कैलकुलेट कर लें अपन कि A21 क्या होगा, A22 क्या होगा, A23 क्या होगा, फटाफट से जनता कमेंट में आंसर देते जाओ, है ना। चाहे मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम्हारा जो उत्तर आ रहा है तुम उसको लिखो। आलस नहीं करना है, प्रोएक्टिवली काम करना है ना। सर देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, हमें तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। जब कोई हमें देख रहा हो तब तो हम ईमानदार बनते ही हैं। असली ईमानदारी उस चीज में है जब कोई हमें नहीं देख रहा हो तब भी हम यह काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हो। ये हो जाएगा 0, 2 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3/3, 4 माइनस 6/3 2/3, 3 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1/3, 9 माइनस 2/3 7/3, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2/3, 9 माइनस 4 5/3, 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/3, 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, 100/2 आना चाहिए था। 3 स्क्वायर 2 गुणा 3, 9 माइनस 6/3 3/3। तो फाइनली जो अपना सारणिक निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, पहला 1 क्या है, -1/3, फिर -1, फिर -5/3, फिर 2/3 0, -2/3, 7/3, 5/3 1। क्या तुम्हारा भी यही आंसर आ रहा है? क्या तुम्हारा भी यही आंसर आ रहा है? फटाफट बताओ, फटाफट 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 फटाफट। फटाफट 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 फटाफट। और बीच बीच में पानी पीते रहा करो, बार बार बोलता हूं मैं, पानी बहुत जरूरी है, पानी पियो।
98.95। वेरी गुड। बाकी लोग अपना भैया कैलकुलेशन चेक करो, सही है। अब अपन आते हैं दूसरी चीज पर, कोटि एक के सारणिक का मान। एकदम लिख लो टॉपिक, कोटि एक के सारणिक का मान। थोड़ा बड़ा लिखो सर। ओके, गॉट इट। थोड़ा बड़ा लिखेंगे, लेकिन इनमें से 3 से ज्यादा क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अगर 3x3 का है, कितने क्रम की सारणिक है? 3 क्रम की सारणिक है। तो 3 क्रम की सारणिक में पंक्तियां कितनी होंगी? पंक्तियां 3 होंगी। 3 क्रम की सारणिक में स्तंभ कितने होंगे? स्तंभ 3 होंगे। तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3x3। आया मजा? क्यों विवेक पासवान? चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, कोटि एक, सर कोटि, कोटि क्या चीज हो गई? कोटि मतलब क्रम ही। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर 1, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अंग्रेजी याद रखना है ना, बहुत ज्यादा तुमसे कोई अंग्रेजी में पैराग्राफ नहीं लिखवाएगा, केवल क्वेश्चन पूछेगा, तुम समझ जाओगे, है ना? इतना दिमाग है हम लोगों में कि तुम समझ जाओगे। कोटि 1 मतलब कितना क्रम? एक क्रम। एक क्रम मतलब कितनी पंक्ति? एक पंक्ति और एक स्तंभ। एक पंक्ति और एक स्तंभ। एक पंक्ति और एक स्तंभ। कितनी पंक्ति? एक पंक्ति। कितने स्तंभ? एक स्तंभ। एक पंक्ति एक स्तंभ मतलब तो एक ही अवयव हो गया। उस अवयव का नाम क्या होगा? A11। ये सारणिक रहने वाली है। लिखना बंद कर देना, जब मैं बोल दूं टॉपिक लिख लो, फिर रुक जाओ, फिर कुछ नहीं सोचना, कहीं नहीं देखना, पूरा अपना ध्यान, आंख कान नाक सब स्क्रीन की तरफ। सुनो, मान, सारणिक का मान, यह हमने शायद 11वीं में हल्का फुल्का सीखा था कि सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है, सारणिक का प्रसार कैसे किया जाता है। तो सारणिक का मान अगर 1x1 का है, कोटि एक का है, तो इस सारणिक का मान बस यही अवयव हो जाया करता है, और कुछ नहीं सोचना और कुछ नहीं करना। अगर एक सारणिक तुम्हें दी गई है जिसमें एक ही अवयव है और 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 होगा, और ये मापांक नहीं है, यह है मापांक नहीं है। -5 लिखा हुआ है तो इसका मान -5 ही होगा। यह मापांक नहीं है, यह मापांक नहीं है, ठीक है? दिखता मापांक जैसा है लेकिन ये मापांक नहीं है। मापांक कोई और चीज होती है, वो बात की बात है। ठीक है दादा की बोलछी? यस सर, वेरी गुड। सिंपल चीज खत्म करते हैं, कोटि 2 पर आ जाते हैं। लिख लो, ऊपर लिख डालो, कोटि 2 के सारणिक का मान, क्रम 2 के सारणिक का मान, ऑर्डर 2 के सारणिक का मान। लिखो। हाँ देखो, शंकर कुमार को पता है स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में, एरिया ऑफ ट्रायंगल में, इतनी सारी जगह हमने इसका यूज किया था। ठीक है, प्रसार पर अभी आ रहे हैं अपन फटाफट 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 फटाफट। मापांक का क्या मतलब है? मापांक एक पुरानी चीज है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, है ना? अगर कोटि 2 है तो इसमें कितने अवयव होंगे? A11, A12, A21, A22। और इसका प्रसार जो होता है, इसका मान जो होता है, ध्यान से सुनना बाबू, ध्यान से, केवल और केवल ध्यान से ही नहीं, कान से ही नहीं, ध्यान से भी सुनना है। तो इस सारणिक का जो प्रसार होता है, पहले इन अवयवों को, इस विकर्ण के अवयवों को आपस में गुणा कर दो, A11 A22 माइनस A12 A21, ये इस सारणिक का मान हो जाएगा। ये इस सारणिक का
मान हो जाएगा। एकदम छोटे से उदाहरण से अगर अपन शुरू करें, है ना, एक सारणिक है 3 5 8 2, इस सारणिक का मान निकालते जाओ, फटाफट फटाफट सबके मान लिखते जाओ, फटाफट फटाफट सबके मान लिखते जाओ। 3 2 -1 0, ए बी सी ए, x 2 1 x। चलो पहले इनके ही बताओ, फटाफट 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 फटाफट। यहाँ कितना होगा, 3 दूना 6 -40 -34, इन दोनों का गुणा 3 गुणा 0 0 माइनस माइनस 1 गुणा 2 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी सी, यहां पर एक्स स्क्वायर -2। अब एक चीज मैं पूछता हूं तुमसे, शायद कुछ लोगों के दिमाग में यह सवाल उमड़ रहा होगा। कितने लोगों के दिमाग में यह सवाल उमड़ रहा है कि प्रसार ऐसे ही क्यों किया जाता है? क्या तुम्हारे दिमाग में भी यह सवाल आ रहा है? प्रसार ऐसे ही क्यों किया जाता है? किस किस के दिमाग में यह सवाल आ रहा है? तुम्हें पढ़ना सिखा रहा हूं मैं। ये 11वीं में नहीं बताया मैंने तुमको, 11वीं में मैंने रटवा दिया था कि भाई ऐसे ऐसे कर लेना, आ जाएगा, है ना। सवाल आना चाहिए, सवाल आना चाहिए, उसमें कुछ बुराई नहीं है। प्रसार ऐसे ही क्यों किया है? भाई पढ़ने बैठे हैं, एकदम दिमाग बंद करके थोड़ी ना बैठेंगे, लेकिन अभी हमें जानना जरूरी नहीं है। सर 11वीं में भी नहीं बताया, अभी भी नहीं बता रहे हो। अरे अभी जानना जरूरी नहीं है, मतलब इस टॉपिक में जानना जरूरी नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, उपसारणिक पढ़ेंगे, सहखंड पढ़ेंगे, वहां जाकर चीजें सेंस बनाएंगी, है ना। अभी के लिए याद करो, प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगती है। अच्छा ऐसा होता था क्या? ये मोमेंट आने दो, हर चीज को पहले से जानने की कोशिश मत करो। यह सवाल आना सही है, लेकिन इस सवाल का उत्तर जाने बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यह गलत चीज है, यह गलत एटीट्यूड हो जाता है। अगर सर बोल रहे हैं कि अभी के लिए ये याद करो, तो ये याद करो। भाई ने बोला करने का, तो करने का, दिमाग नहीं लगाना है अपना, है ना। नहीं तो फिर गुस्सा हो जाते हैं भैया। तो सुनो मेरी बात, अभी थोड़ा और इंतजार का मजा लीजिए, अभी प्रसार करते रहिए, ठीक है। एक दो छोटी छोटी सी चीज और तुमसे पूछता हूं। अगर तुम प्रसार करना सीख गए हो तो ये वाले इस क्वेश्चन का उत्तर दो, और इसका उत्तर देने के लिए 76% लोगों के दिमाग में आ रहा है, अच्छी बात। नहीं भी आया कोई बात नहीं, आया अच्छी बात है, सिंगल करेक्ट है। और केवल तुम्हारे पास 60 सेकंड का समय है, 60 सेकंड में ये सवाल निपट जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ने बोला करने का, तो करने का, बस। सर ने बोल दिया ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसमें फालतू की बात नहीं करनी है। अगर जरूरी होगा जानना, सर खुद बता देंगे, नहीं बता रहे मतलब वो जरूरी नहीं है। लड़ाई झगड़ा नहीं करने का भैया, प्यार मोहब्बत से रहने का, है ना, ऐसे ही काम चलेगा। ए बी सी डी, 2x² -40 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और रूट, और क्या हो जाएगा,
80% लोगों ने। अब सी और डी जिन्होंने उत्तर दिया है वो भी देखते हैं। सबसे जल्दी उत्तर दिया है समीर विश्वकर्मा, 223 बच्चों ने ही उत्तर दिया। पहली बात तो हो सकता है कुछ लोगों का उत्तर रिकॉर्ड नहीं हुआ, चिंता मत करो, कल से ऐप पर आएगी क्लास, वहां पे और स्मूथ होता है ये सब। बैड बॉयज गेमिंग, कौशल्या पांडे, RBH, राहुल विश्वकर्मा, KLSGH शिवानी, कुवेर पांडे, रूडियस मोटिवेशन और चंदू भाई, ये अपने टॉप 10 है। प्रसार कैसे करते हैं? 2x 5 8x इज इक्वल टू 0। इन दोनों को गुणा कर दो तो 2x गुणा x माइनस 8 गुणा 5, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 8 गुणा 5 हो गया 40, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 20, और x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट का 20। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, अब अंडर रूट के अंदर 20 को लिख सकते हैं 4 गुणा 5, प्लस माइनस 4 बाहर आके बन जाएगा 2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√5, यानी कि उत्तर हो जाएगा B। उत्तर हो जाएगा B। फटाफट से इसका उत्तर बताओ। ये वाला सही करो। पोल नहीं मिला, पोल मिलता नहीं है, पोल मिलेगा नहीं। फिर से 60 सेकंड का ही समय दे रहा हूं, कमेंट में उत्तर देना स्टार्ट कर देना, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। ABCDEFGHIJKLMNO। बताओ। सवाल ही सवाल, इतने सवाल, इतने सवाल। आज की क्लास के बाद ही मैं तुम्हें एक रैपिड फायर शीट दूंगा। रैपिड फायर शीट क्या होती है? जो रैपिडली आंसर करना है, धड़ाधड़, एकदम सिंपल सवाल जो हमारी कैलकुलेशन को इंप्रूव करवाएंगे। आज हम 2 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा इतनी आसानी से कैसे याद रख पाते हैं? क्योंकि हमने लाखों बार उस चीज को यूज किया है। अगर तुमने 1000 सारणिकों का मान निकाल डाला तो सारणिक का मान निकालना तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा, गलती होगी ही नहीं। करो, 1000 सारणिक लेके नहीं बैठना है। इस चैप्टर का खत्म होते होते 500-600 तो क्लास में ही हो जाएंगी, उसके बाद 200-300 तुम होमवर्क करोगे उसमें हो जाएगी, लेकिन शुरू करना है रैपिड फायर से। एंड द करेक्ट आंसर इज बी। फिर से ओ माय गॉड, चलो कोई बात नहीं। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो। तो मिस्टर गोगो हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि सारणिक का प्रसार करो। पहले इसको इससे गुणा करेंगे, तो a प्लस बी का गुणा होगा a प्लस बी से, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ और फिर इन दोनों का गुणा करो, तो a माइनस बी का गुणा होगा a माइनस बी से। बोलो हाँ या ना? है ना? इसमें गलतियां नहीं करनी है, ये छोटी छोटी सी गलतियां बहुत बड़ी बन जाया करती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? ये इसका प्रसार हो गया। माइनस इसका प्रसार क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब क्या होगा? ये a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से माइनस b स्क्वायर कट जाएगा, और 2ab और 2ab माइनस माइनस प्लस हो गया था, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे और उत्तर आ जाएगा 4ab। डन? बहुत सुंदर। एक और सवाल पूछते हैं, ये बताओ
बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ। सर मैंने एनसीईआरटी चटका दी। चटकाना मतलब क्या होता है भाई? इजी। इजी पीजी है तो भाई 60 सेकंड में उत्तर देके दिखाओ ना। कभी भी किसी भी सवाल को अंडर एस्टिमेट कर मत करो। डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ अ सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन में हुई गलतियां पाप होती है। कठिन सवाल तो बहुत लोगों के गलत हो जाते हैं। सही सवाल, इजी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। पानी पीते रहो। क्या हो रहा है? आया उत्तर आया। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो लॉग बी ए आधार पर गुणा लॉग ए बी आधार पर, लॉग बी ए आधार पर माइनस 1 × 1। द करेक्ट आंसर इज 0। बहुत बढ़िया। अब जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूं। यहां पर लॉग का एक गुणधर्म यूज होगा। कौन सा है वो गुणधर्म? कि लॉग ए अगर बी आधार पर हो और हम इन दोनों को आपस में परिवर्तित करना चाहें तो इनको आपस में बदलने के बाद बटे में लिख दिया जाता है। यहां साइड में लिख लेना। जिनको पता है, जिनको नहीं पता है, सभी लोग साइड में लिख लेना। यहां क्या बना देंगे इसको अपन? 1/log, ये बी है, आपस में बदलेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और गुणा 1 माइनस ये। अब इसको इससे काट दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? कितने लोगों को समझ में आ गई बात? यस होके 100% क्लियर, आग लगा के दिल बना दो। अरे एक चीज तो तुमसे पूछना ही भूल गए, पहले इसका जवाब दो। है ना? अभी अच्छे अपने बच्चे यहाँ पर बने हुए हैं तो कुछ आवश्यक चीजें पूछ ली जानी चाहिए। समझ में आ गया? यस लिखो, यस लिखो। $99.28, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ये हुई ना बात, 99.28। कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है। चलिए, हाँ सवाल, सवाल एक पूछना था कि कितने बच्चे, कितने बालक, और बालक बालिकाएं, है ना, बालक बालिकाएं, कितने बालक बालिकाएं अर्जुना 1.0 से हैं? कितने अर्जुना, ये ए बी, कितने बच्चे पीडब्ल्यू पर पहली बार आए हैं? नहीं, पीडब्ल्यू पर पहली बार नहीं आए हैं, मतलब ये बोल सकते हैं कि बैच लक्ष्य न, मतलब पेड बैच पहली बार लेंगे, पेड बैच पहली बार लेंगे। जेई का, और मंजिल वगैरह देखी है, मंजिल सीरीज देखी है, मंजिल एवं फ्री यूट्यूब
देखा है, और एक चौथा पहले बोर्ड बैच था, बोर्ड बैच लिए हुए थे, अब जेई वाला लिया है, अब जेई बैच लिए हैं। मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा उत्तर सही हो सकते हैं, है ना। और 5 ऑप्शंस ए बी सी डी, 4 ही यहाँ पर दे पाएंगे, 5 वाला अपना ऐप में आता है ना। पेड बैच और ये एक ही बात हो जाएगी। जेई पेड बैच पहली बार लेंगे, मंजिल व फ्री यूट्यूब लिए हुए हैं, और एक ओवरऑल फ्री है, या बिल्कुल नए हैं, या बिल्कुल नए हैं, या बिल्कुल नए हैं, है ना। तो 2 लोग हो जाएंगे जो 1 वाले थे, 2 वाले थे, इस टाइप से। बताओ, मल्टीपल चॉइस 60 सेकंड, फटाफट उत्तर दो, आगे बढ़ेंगे फिर अपन। कॉमा लगा के लिख सकते हो, देखो कैसे उत्तर देना है तुम लोगों को, उसमें लिखा हुआ था। ए बी लिख देना, ए बी सी लिख देना, ए बी सी डी लिख देना, बी सी डी लिख देना, सी डी लिख देना, बी सी लिख देना, ए डी लिख देना, ए सी डी लिख देना। इस तरह से उत्तर देना बिना कॉमा लगाए, ए बी बिना कॉमा लगाए। कमेंट में इस तरह से उत्तर लिखो, ए डी लिख दो, ए बी लिख दो, है ना। अर्जुना 1.0 से 2.0 से जेई पेड बैच पहली बार लेंगे, मंजिल एवं फ्री यूट्यूब देखा है, या बिल्कुल नए हैं और पहले बोर्ड बैच लिए थे, अब जेई बैच लिए हैं। हो गया समय, 1 2 3 4, पता नहीं क्या पाप हो गया है। चलो अब इसको कल करवाएंगे, अब इस पे कल की क्लास में लेंगे इस पोल को, अभी ये यूट्यूब पे सही से आ नहीं पा रहा है। एनीवेज, एक ये होमवर्क देते हैं तुमको, इसको घर पे करना, और भी दिए जाएंगे। फिलहाल अपन आगे आते हैं। कोटि 3 के, क्रम 3 के सारणिक का मान, एकदम ध्यान से सुनेंगे, बहुत जरूरी चीज है। क्रम 3 के सारणिक का मान, क्रम 3 कल पूछूंगा मैं क्लास में कि अर्जुना 1 से हो 2 से हो, वैसे तो उत्तर मैं देख लिया हूं काफी कुछ। तो ऑर्डर 3 क्या होता है? 3 पंक्तियां होती हैं और 3 स्तंभ होते हैं, 3 पंक्तियां होती हैं और 3 स्तंभ होते हैं, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। देखो वो पगलू बोल रहा है, सर अर्जुना जी इंग्लिश बैच लिया था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था तो पढ़ना ही छोड़ दिया। अरे यार छोड़ो, अपन पढ़ाई की बात पे ध्यान देते हैं। सुनो अब मेरी बात, पहले को क्रम का सारणिक तो एकदम फर्जी है, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। दूसरे क्रम का सारणिक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन तीसरे क्रम के सारणिक से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती है। क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है? सबसे पहले मैं सबसे सिंपल चीज बताता हूं तुमको, कैसे प्रसार करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हजारों तरीके और देखेंगे कि कैसे कैसे प्रसार किया जा सकता है। स्टैंडर्ड चीज, पुरानी चीजें याद दिलाता हूं तुमको। 3x3 क्रम के सारणिक का प्रसार करना है तो तुम क्या करो, पहली पंक्ति को उठाओ, पहली पंक्ति के अवयव उठाओ। पहली पंक्ति के अवयव क्या है? A11 है, यहां लिख दो, उसके नीचे लिख दो A12 और उसके नीचे लिख दो A13। ये अवयव जो है इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, लेकिन ये जो अवयव था ना इसके आगे एक माइनस लगा दो और इसके भी ऐसा का ऐसा लिख दो। मतलब पहला वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले के आगे माइनस लगा दो, तीसरे वाला ऐसा का ऐसा। इतना काम कर लोगे,
कौन सी पंक्ति चुनी तुमने? पहली पंक्ति चुनी है। इसे कहते हैं पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार, पहली पंक्ति के सापेक्ष मान ज्ञात करना, जिसमें हम किस पंक्ति के अवयवों का यूज कर रहे होते हैं? पहली पंक्ति के अवयवों का यूज कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा ये, है ना। अब क्या करो, जैसे A11 लिखा है, A11 लिखा है तो A11 के संगत पंक्ति और A11 के संगत स्तंभ, A11 के संगत पंक्ति और A11 के संगत स्तंभ को छोड़ दो, भूल जाओ। बाकी जो बचा हुआ है ना, इसको एक सारणिक के रूप में यहां लिख डालो, A22, A23, A32, A33। समझ रहे हो बात को? इसका गुणा इसके सारणिक के साथ, -A12, -A12। ध्यान से सुनना, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो फिर से बताता हूं। सबसे पहले क्या करो, पहली पंक्ति के अवयवों को लिख दो। कैसे लिख दो? पहला वाला ऐसा का ऐसा लिख दो, दूसरा वाला जो है उसको आगे लिख दो, नीचे लिखो या आगे लिखो एक ही बात है, तीसरे वाले को उसके आगे लिख दो। ये A11 ऐसा का ऐसा, इसके आगे प्लस ही रहने दो। A12 दूसरे अवयव के आगे माइनस लगा दो, A13 तीसरे अवयव के आगे प्लस लगा दो। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है ऐसा क्यों होता है, तो रुक जा, अभी जो बोल रहा हूं वो याद कर लो, समय के साथ चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। A11 के संगत पंक्ति, A11 के संगत स्तंभ हटा दिया, बचा क्या क्या? A22, A23, A32, A33। इस सारणिक को बंद किया। फिर -A12 हो गया। अब A12 कहां है? A12 ये है, तो A12 के संगत पंक्ति तो छुपा ही रखी है, A12 के संगत स्तंभ हटा दो। बचा क्या क्या? A21, A23, A31, A33, A21, A23, A31, A33। आगे आगे। अब तीसरी चीज और आखिरी चीज क्या है? A13। A13 कहां है? यहां है, तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को कवर कर दो, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को कवर कर दो। बचा क्या क्या? A21, A22, A31, A32। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई है? सबसे पहले मैं इसी पे पूछ लेता हूं कि ये पहली पंक्ति के अवयवों को यहां, यहां और यहां लिख दो। पहला जैसा है वैसा रहने दो, दूसरे के आगे एक माइनस लगा दो, तीसरा जैसा है वैसा का वैसा रहने दो। जब A11 है तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाओ, जो बची हुई चीजें यहां डाल दो। जब A12 है तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाओ, जो बचा हुआ यहां डाल दो। A13 है तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाओ, जो बचा हुआ है यहां डाल दो। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? फटाफट बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। अब क्या करेंगे, ये क्या बन गई? ये 2x2 की सारणिक बन गई। तो 2x2 की सारणिक का कैसे प्रसार किया जाता है? A22 गुणा A33 माइनस A23 गुणा A32 माइनस A12। यहां क्या होगा? A21 गुणा A33, इन दोनों का आपस में गुणा, माइनस इन दोनों का आपस में गुणा, ये हो जाएगा A23 A31 प्लस A13, इन दोनों का आपस में गुणा, माइनस इन दोनों का आपस में गुणा, A21 A32 माइनस A22 A31। डन। 97.97, वेरी गुड। ये हो गया 3x3 का प्रसार। ऐसा ही क्यों होता है? बाद में देखेंगे। क्या कुछ और भी हो सकता है? बाद में देखेंगे। क्या और कोई पंक्ति के सापेक्ष भी प्रसार हो सकता है? बाद में देखेंगे। क्या पंक्ति के जरा स्तंभ भी यूज कर सकते हैं? बाद में देखेंगे। आज जो बात बोल रहा हूं उसको याद रखना, ये पहले सीखो, बाकी चीजें बाद में, है ना। एकदम क्लैरिटी दिमाग में रखना, है ना। कचरा नहीं होना चाहिए, किच किच पिच पिच नहीं होनी चाहिए। फटाफट से इसका मान बताओ, इस सारणिक का मान बताओ। प्रसार आ गया ना तुमको? फटाफट से बताओ।
सब क्लास कब खत्म होगी? बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और ठहर जा बच्चे, मेरा बच्चा है तू, थोड़ी देर और ठहर जा भाई, बस खत्म होने को है। एक तो अपन ने पढ़ाई करना अभी शुरू ही किया है और तुम अभी से पूछ रहे हो कि खत्म कब होगी। ऐसा कुछ होता है क्या बाबू? 12, 65, 52। यस सर, यस सर, 3 weeks फुल। ओ अर्जुना वाले आ गए हो तुम। कौन सी पंक्ति उठाएंगे? पहली पंक्ति उठाएंगे, है ना। पहली पंक्ति के अवयवों को +1 और फिर 2 के आगे माइनस और 4 के आगे प्लस। अब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा दें तो यहां क्या बचेगा? 3 0 1 0 -2। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपा दे तो -1 4 0 0। और तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपा दे तो -1 3 4 1। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर जाने वाला, आगे जाके इतना मजा आएगा ना तुमको। 3 × 0 0 -1 × 0 0 -2 -1 × 0 0 +4 -1 × -1 -4 × 12 3। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और यहां आ जाएगा -13 × 4 52 -52। क्या यही आंसर आ रहा है तुम्हारा भी? -52 आ रहा है ना? ये बताओ, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये एक सारणिक है तो ये इसका मतलब है ए, सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान। बस आखिरी सवाल। अब कल से क्या होगा वो मैं बता देता हूं तुमको। कल से अपना फुल पावर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। जितना पीसफुली अपन बढ़े हैं आगे, उतना ही पीसफुली आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे तुम फ्लो में आते जाओगे, स्पीड बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा। तुम्हारी भूख के हिसाब से मैं खाना परोसूंगा। अगर तुम इजी सवाल करते जा रहे हो और टफ आते जाएंगे, और टफ करते जा रहे हो और टफ आते जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, हर क्लास में तुम्हें एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, QOTD मिलेगा। आज की क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, जो IIT के 1981 का जो पेपर हुआ था उसमें आया था। मुझे नहीं पता कि आज के क्लास के आधार पर तुम इसे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन दिमाग लगाना, सोचना। ऐसा असंभव सवाल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है आज जितना मैंने सोचा था उससे मैं थोड़ा कम ही पढ़ा पाया हूं, क्योंकि अपन बहुत सारी जरूरी बातें कर रहे थे, लेकिन करने की कोशिश करना, ठीक है। तो हर क्लास में, एवरी क्लास में तुमको एक डीपीपी मिलेगी। आज की क्लास में डीपीपी नहीं मिलेगी, पहली क्लास में डीपीपी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहली क्लास में हम लोग चैप्टर की भूमिका बना रहे होंगे।
दूसरी क्लास से तुम्हें डीपीपी मिलेगी। हर लेक्चर में एक तुम्हें क्यूओटीडी मिलेगा। जो पुराने बालक हैं उनको पता है क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर तुमने हर दिन सवाल करना शुरू किया, क्वेश्चन ऑफ द डे भी करते रहे, तो 300 सवाल, बहुत सारे पीवाईक्यू और बहुत सारे अच्छे सवाल कर पाओगे। हर क्लास में तुम्हें एक ब्रेन टीचर मिलेगा जो तुम्हारा दिमाग इधर से उधर घुमाएगा, और लास्ट में हल्का सा एक समराइज किया जाएगा लेक्चर को, जो अभी मैं करने वाला हूं। तो कल से जो क्लास स्टार्ट होगी वो बहुत जरूरी क्लास होगी। जहां जहां 11वीं की जरूरत होगी, जैसे आज लॉग का एक गुणधर्म था वो मैंने बता दिया, उसको याद कर लो, उतना हमारे लिए काफी है। ठीक है, अब मुझे आप लोगों से केवल और केवल इतना चाहिए कि जो होमवर्क मैं दूंगा, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, फॉर एवरी टॉपिक, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको मिलेंगी दो प्रकार की चीजें। एक होगी रैपिड फायर। रैपिड फायर में इजी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट वाले सवाल होंगे। जिन बच्चों को ये रहता है ना कि सर हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो वो कैलकुलेशन को ठीक करने की चीजें मिलेंगी। और फिर दूसरी चीज मिलेगी कॉन्सेप्ट रिफाइनिंग, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को और रिफाइन करने वाली चीजें। ये होंगी कॉन्सेप्चुअल सवाल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अब हर रोज इतनी सारी चीजें मिल रही होंगी, ये क्लास में ही होगा, क्लास में ही होगा। ठीक है, ये होमवर्क होगा, ये होमवर्क होगा, और ये क्लास में ही होगा। तो जिन लोगों को सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है वो कल से क्लास में मिलेंगे। होमवर्क मॉड्यूल से भी दे दीजिए, मॉड्यूल से थोड़ा सा आगे बढ़ने देते हैं, जब चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तब मैं अपने आप देता चला जाऊंगा। इसके अलावा और भी कुछ प्लान किया हुआ है मैंने, लेकिन फिर वो इसी पे डिपेंड करेगा कि पहले तुम इतना कितने अच्छे से करके मुझे दे पा रहे हो। जैसे मॉड्यूल वाली बात कर दी, जैसे कुछ असाइनमेंट्स मैं तुम्हें दूंगा, है ना, कि ये एक मैंने तुम्हें टास्क दिया है, उस टास्क को तुम्हें कंप्लीट करके मुझे भेजना होगा कि देखो सर हमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब उसका कहाँ यूज होगा वो समय समय पे तुम्हें बता दिया जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें आने वाली है। आज के लिए होमवर्क में केवल और केवल इतना ही है कि पहले तो क्यूओटीडी करने की कोशिश करना, और एक दो होमवर्क मैं दे रहा हूं उनको भी कर लेना। 2x2 का तो मैंने दे ही दिया था तुमको। रैपिड फायर वगैरह मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। ये होमवर्क है, ठीक है, ये वाला होमवर्क है, ये सब कर सकते हो तुम। ये होमवर्क है, प्रसार करना सीख गए हो, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, और ये होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये तो कर ही दिया। अच्छा ये तो अभी मैंने बताया ही नहीं, चलो इसको भी होमवर्क में ले लेते हैं। 7, बस। तो कल की क्लास में मिलेंगे, क्लास क्वेश्चंस। और बताओ इसके अलावा और कोई चीज, कोई परेशानी हो तो बोलो, नहीं तो फिर सभा को समाप्त करते हैं। एडवांस की रिवीजन सीरीज आएगी या नहीं आएगी? आएगी, आएगी, सही समय पे सब आएगी, है ना। रिपीट फेयर में करिएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? प्यार की बहुत जरूरत है, बिल्कुल प्यार की जरूरत सभी को है, प्यार लुटाते रहो। तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेस में नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, और जितना होना चाहिए बस उतना ही करेंगे, अननेसेसरी नहीं डालेंगे। जहाँ जरूरी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। और बोलो,
एनसीईआरटी बहुत अच्छी बात है। देखो एनसीईआरटी से भी कुछ बातें की जाएंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मॉड्यूल, डीपीपी ये सारी चीजें कर रहे हो तो एनसीईआरटी को भी कर लोगे, है ना। चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी पंच वीडियो मिल जाएगा, एनसीईआरटी का होमवर्क स्कूल से भी मिलेगा तुमको। तो एनसीईआरटी मैं बता दूंगा कब कर सकते हो, अपने टाइम को निकाल के करते रहना। कॉपी कितनी बनानी है? एक नोट्स की कॉपी है, नोट्स की कॉपी एक कॉपी, नोट्स, क्लास नोट्स, और दूसरी पूरा होमवर्क की। सर एक ही कॉपी में, हाँ तारीख डालो ऊपर, आज कितनी तारीख है? 13 तारीख, 13th। डीपीपी कर रहे हो, पहले डीपीपी के सवाल कर लो। यहां पे तुम्हें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल सॉल्व करना। फिर उसके बाद मॉड्यूल से, आज तो जैसे मॉड्यूल से होमवर्क नहीं है, कभी मॉड्यूल से होमवर्क हो तो मॉड्यूल के सवाल अच्छे से मार्क करके रख दो। रैपिड फायर यहां करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट रिफाइनिंग या क्यूओटीडी है 13 अप्रैल वाला। इसी तरह से जो भी होमवर्क दिया जाए, पूरी होमवर्क की एक ही कॉपी रखनी है, एक भर जाए फिर दूसरी निकालो। हर चीज के लिए अलग अलग कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो बस 2 ही कॉपी बनेगी अभी के लिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक टेस्ट की कॉपी में अलग बनवाऊंगा, उस पर फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बाद में समझेंगे। आज के लिए बूम कर दो एक बार डीपीपी कल से मिलेगा, डीपीपी कल से मिलेगा, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं, और सबसे जरूरी चीज क्या करते रहें? प्यार लुटाते रहें, क्योंकि संसार को प्यार की बहुत जरूरत है। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।